जब नरेंद्र मोदी 4 कार्यक्रम करके नहीं जिता पाएंगे सामूहिक हो, रोड शो करके 4 दिन चिराग पासवान नहीं जिता पाएंगे, अशोक चौधरी कैंपिंग करके नहीं जिता पाएंगे, नीतीश कुमार जाके वोट मांग के नहीं जिता पाएंगे, तो महेश्वर जी होटल में बैठ जिता देंगे। नौकरी पे बात कीजिए ना। अरे तुम नौकरी पे बात करो नहीं यार, 8वां पास भाई चला रहे हो, कह रहे हो कि नौकरी पे बात कीजिए ना। साथ लाना, साउथ में कई दलों से गठबंधन करना, नॉर्थ में कैंपेन लगातार करना, ये साबित करता है कि केवल राम लहर के भरोसे मोदी चुनाव नहीं जीतना चाहते थे। कोर्ट कचहरी से हो गया है तो लालू जी कौन गलती किए, महापाप किए हैं। अरे चारा चोर जो बार बार लोग करते तो क्या गलती किए हैं, उनको भी एक बार वॉशिंग मशीन में डाला जाए। ललन सिंह एक कमजोर लड़ाई में मजबूत हो गए ओनली बिकॉज कि उन्होंने नहीं, उनके एक नेता ने, नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि वो गठबंधन बदल रहे हैं बिहार में, और उसकी वजह से ललन सिंह की सीट मजबूत हो गई। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पंचनामा देख रहे हैं आप, और पंचनामा में आज हम 3 चरणों के चुनाव के बाद चौथे चरण में परिस्थितियां किस तरह की बदल रही हैं, इन परिस्थितियों को बदलने में और दोनों खेमे के आपस में जो प्रयास चल रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे को मात देने की कोशिश चल रही है, जातीय समीकरण के साथ साथ और कितने समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है, इन सारे विषयों पर नमन जी के साथ आज हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 5 सीटों का चुनाव होना है और लगभग इस 5 सीटों के चुनाव जो चौथे चरण में होंगे, उसके बाद लगभग आधी दूरी पार कर लेगा बिहार, क्या स्थिति बनेगी और इसके आगे की कहानी क्या है। क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन के भीतर जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। नमन जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जो आधी दूरी तय हो जाएगी चौथे चरण में, उसके बाद की परिस्थिति क्या रहेगी। क्या 40 में 40 का फार्मूला जो बताया जा रहा है, उस फार्मूले तो पहुंच रही है एनडीए? नहीं, 40 में 40 तो गड़बड़ा गया, वो तो पहले राउंड में वो परिस्थितियां बदल गई हैं, और उसको बदलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण जदयू द्वारा बहुत सारी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स हैं। आपको याद होगा एनडीए की सीट बंटवारे के दौरान मैं बार बार यही कह रहा था कि मुझे जदयू किसी भी स्थिति में 12-13 सीटों से ज़्यादा नजर नहीं आ रही, बहुत होगा 14 होगा जी। लेकिन फिर भी उसके बाद अप्रत्याशित रूप से जदयू की सीटें जो बढ़ा कर दी गई, और जदयू ने भी उन सीटों का इज्जत नहीं रखा जी। अगर प्रत्याशी कई जगहों पर बदल दिए गए होते तो शायद परिस्थितियां अलग होती जी। लेकिन जदयू ने भी बहुत एरोगेंटली कैंडिडेट्स को रिपीट किया। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी सीवान में प्रत्याशी बदलने की जी। लेकिन फिर भी वहाँ बदल दिया जी। तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि जदयू मोदी के साथ जाने के बाद जीत को लेकर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में हो गई थी। मोदी ऑन दी अदर हैंड, और मोदी की टीम वो इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे। नीतीश को साथ लाना, साउथ में कई दलों से गठबंधन करना, नॉर्थ में कैंपेन लगातार करना, ये साबित करता है कि केवल राम लहर के भरोसे मोदी चुनाव नहीं जीतना चाहते थे। आप, हम भी विश्लेषक हैं, हम भी जानते हैं कि अगर यही चुनाव अगर राम लहर के आसपास हुआ होता तो इसमें एक अलग तरीके का लड़ाई हम देखते हैं, एक अलग लहर दिखती। काफ़ी फेज आउट हुआ जनवरी के बाद से वो राम मंदिर वाला मुद्दा, तो बहुत फायदा वो देता भाजपा को। ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा है, अंडर करंट में लोग बिल्कुल साथ हैं। मोदी ने जो एक बहुत बड़ा दिया है मौका इस देश की जनता को, जो खाद्यान्न दिए जा रहे हैं, जो फूड सिक्योरिटी एक तरह से हो गया है, वो वोट में रिटर्न मिल रहा है। और अंतिम पंक्ति के लोग इस बात की चर्चा भी कर, बिल्कुल खूब चर्चा है बाबा। मैं समस्तीपुर में था, मैं खगड़िया में था, इस दौरान हमारे साथ रिपोर्टर जो थे हमारे विकास, अलग अलग जगहों पर जब जा रहे थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। मेरे पास तो रिकॉर्डेड प्रूफ है, मतलब हम रैंडमली रुके पानी पीने, हम एक जगह रुके, हमने देखा कि बगल में कारपेंटर काम कर रहे थे। हमने सोचा कि निश्चित तौर पर पिछड़ी जाति से हैं तो ये मोदी के विरोध में ही बोलेंगे, चलिए इनसे पूछ लेते हैं ताकि लगे कि भाई हमने सबसे बातचीत की है, कोई भी हिस्सा छूटे नहीं, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव आ रहा था एनडीए का हर तरफ से। जो निगेटिव कहीं देखते हैं, खोजते हैं भाई, अब मुस्लिम के गांव में घुसने से बढ़िया चलो आस पास देखते हैं, टोपी वाला तो निगेटिव बोलेगा ही, अंदाजा मैंने जनरल परसेप्शन है। तो हम जब गए उनके पास तो उन्होंने जब लगे वो बढ़ाई करने मोदी जी की, तो मुझे आश्चर्यचकित में हो गया। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सरकारी नौकरी क्या होता है, 10 को तो हमारा यहाँ खटता है, 12,000 15,000 सबको देते हैं। पूछ लिए किसी से, मैंने लोन लिया, मोदी जी ने मुझे लोन दिया है, उस पर किस्त नहीं लगता है, आधा माफ है, फिर ये है वो। जब वो बड़ाई करने लगे मोदी जी की तो मुझे समझ में आ गया
कि इस देश में राजीव गांधी ने जो कहा था कि ऊपर से 1 रुपया जाता है तो 20 पैसा पहुंचता है नीचे तक, वो सिस्टम बदल गया है। जी। भ्रष्टाचार आज भी होता है, लेकिन आम आदमी तक पैसे पहुंच रहे हैं। संस्थागत भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। बिल्कुल सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन नहीं हो रहा है, और वो एक बड़ी जीत है। भ्रष्टाचारियों को मोदी वापस ले लेते हैं अपने में। भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में डालकर निकाला जाता है, उजला होकर चलिए रखिए यहाँ पे, चलिए रखिए यहाँ पे, चलिए पवार जी हैं कोई दिक्कत नहीं है, देवगौड़ा जी रखिए इनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है। येदियुरप्पा जी हैं रखिए, मधुकोड़ा जी रखिए। कोर्ट वगैरह भी तो इसी के लिए बनाया गया है ना, कि लोगों को सुधारने के लिए ही। सजा थोड़े होता है, तो सुधारने ही का एक तरीका। कोर्ट कचहरी से हो गया है तो लालू जी कौन गलती किए, महापाप किए हैं। अरे चारा चोर जो बार बार लोग करते हैं, तो क्या गलती किए हैं? उनको भी एक बार वॉशिंग मशीन में डाला जाए, निकाल के देखा जाए, हो सकता बदल जाए। अब उम्र नहीं रह गया ना। सही बात है। इस उम्र में कोई रंग चढ़ता नहीं है। चौथे चरण के चुनाव के बाद लगातार ये चर्चा हो रही है कि चौथे चरण में क्या होगा। दरभंगा की सीट की चर्चा हो रही है, कि इसके बाद उजियारपुर में क्या होगा, समस्तीपुर में क्या होगा, बेगूसराय में क्या होगा, मुंगेर में क्या होगा। कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर अचानक से ड्रामेटिक चेंज हुआ है, जैसे मुंगेर में अब लड़ाई नहीं रह गई है। मुंगेर में अब अनंत सिंह रह गए। वो अनंत सिंह को तो मैंने एक मेरा स्टेटमेंट है कि स्वयं विश्वकर्मा भी आकर नहीं जीता पाएंगे, ब्रह्मा भी आएंगे तो नहीं जीतेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सच में ब्रह्मा विश्वकर्मा सब आ जाएंगे। तीनों देव आ जाएंगे अपने से। चिराग पासवान कैंपेन करेंगे ललन सिंह का, ये अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी हम नहीं सोचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर चिराग पासवान करेंगे ठीक है, वो सोचे नहीं थे। अनंत सिंह करेंगे, ये तो सपनों के सपना में हम नहीं सोचे थे जी। और ये कि नरेंद्र मोदी आकर कहेंगे कि इन्हीं को वोट देना है, ये भी हमको इस जन्म में नहीं लगा था कि संभव होगा। कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। 6 महीने भी नहीं हुए हैं सरकार बिहार में बदले। और 4 महीना पहले आपको याद होगा कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, उसमें ललन सिंह ने कैसे गृह मंत्री को बोला था, और उसके चलते उनको अश्विनी चौबे से झड़प हो गई थी। वो सारा चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। तो ये साबित करता है कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं, और ललन सिंह एक कमज़ोर लड़ाई में मजबूत हो गए ओनली बिकॉज कि उन्होंने नहीं, उनके एक नेता ने, नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि वो गठबंधन बदल रहे हैं बिहार में, और उसकी वजह से ललन सिंह की सीट मजबूत हो गई। लेकिन अनंत सिंह कहते हैं कि 4 लाख वोट से जीत रहे हैं ललन सिंह। चिराग पासवान कह रहे हैं 40 में 40 सीट जीत रहे हैं हम जी। एक आध सीट में तो हरबे न कीजिएगा। बिल्कुल। और यहीं कहीं ना कहीं आकर अटक जाता है गरारी। कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो उल्टा लॉटरी भी लगता है। सबका लॉटरी नहीं लगता है, कुछ लोग का उल्टा लॉटरी भी लगता है। कुछ लोग इस इंतजार में भी तो हैं कि अगर ये जीत जाएगा तो फिर मेरे लिए चांस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत सारी जातियों के लोग। अशोक चौधरी से इनका क्या अभी प्रेजेंट स्टेटस है रिलेशनशिप का, ये भी क्वेश्चनेबल है। हम इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ढेर विवाद हो जाता है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे चुनाव के दौरान। लेकिन ललन सिंह को हराने के लिए, जिस तरह से चिराग पासवान को हराने के लिए पूरी कायनात लगी हुई थी जमुई से, वैसे ही ललन सिंह को भी मुंगेर से हराने के लिए पूरी कायनात लगी हुई थी। अब देखिए परिस्थितियां बदली हैं। कहा था कि पैरेलल यूनिवर्स यहीं देखने को मिल गया। अब वही लोग जिताने में लगे हुए हैं कि अनंत सिंह को जल्दी जिताओ महाराज, एक सीट कम हो जाएगा। और फिर भी मैं कहूँगा कि अशोक महतो अगड़ा पिछड़ा ये भारी पड़ सकता है। इस बीच में नमन जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है कि अगर पिछले 3 चरण के चुनाव के पैटर्न को हम देखें तो इतना जरूर मैं कहूँगा कि ललन सिंह के लिए इतना आसान भी चुनाव नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने एक अलग से चेंजेस लाया है। वो मुकेश सहनी के साथ घूम रहे हैं। पहले आपने देखा कि वो एक समीकरण MY+M जोड़े, यानी मुस्लिम, यादव और मल्लाह। इसके साथ साथ एक उन्होंने और समीकरण जोड़ लिया कुशवाहा का। इस समीकरण के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान इन लोगों के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी निश्चित तौर पर 1 मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। मुकेश सहनी के आने की वजह से उनको ताकत जरूर मिली है, लेकिन वो तो समय बताएगा कि कितना वोट मलाहों का ट्रांसफर हो पा रहा है। क्योंकि यही मुकेश सहनी ज़्यादा नहीं 2-3 साल पहले की बात है। चौथे राउंड में उनकी परीक्षा भी है। 2-3 साल पहले मुकेश सहनी ने कहा था कि पीठ में छुरा घोपा है मलाह के। आप एक बात मेरी आज भी गांठ बांध लीजिए, बुरा लगे भला लगे, बिहार के यादव सबसे ज़्यादा बदनाम है मलाहों पर जुल्म करने के लिए। ये मेरी बात किसी को बुरी लगे तो लगनी चाहिए। अगर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद किया है, सामंतियों ने सामंतवाद किया है, तो यादवों ने नव सामंतवाद बिहार में किया है। और ये आरोप मैं नहीं लगाता हूँ, खुद मल्लाह समाज के लोग लगाते हैं।
मैं जहाँ जा रहा हूँ मछुआरा की जब जाता हूँ उनके गांव में, तो वो सबसे ज़्यादा यही कहते हैं कि हम यादवों से हम बहुत पीड़ित हैं। यादव हमारे, वो सब नहीं, फिर कहूँ सब यादव कैसे हो सकते हैं? इक्का दुक्का जिनको संख्या से ताकत मिलती है, जो सोचते हैं कि हम संख्या में हैं, मेरी सरकार है, तेजस्वी है, लालू है, तो क्या बिगाड़ लेगा कोई। ये वैंडलिस्टिक जो बिहेवियर है यादव समाज का, दिस इज गोइंग टू कॉस्ट देम इन कमिंग फ्यूचर। आने वाले समय में जब जातियों का बंधन टूट रहा है, जब भेद टूट रहा है, और आज सुबह में थोड़ा सा हम भग गए थे बोलते बोलते सुबह वाली खबर में, तो जायज बहके थे। मैं अगर, और कई लोगों ने कमेंट में कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब यादव समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने कमेंट किया और कहा कि नमन जी आप बहुत सही कह रहे हैं, बिहार के यादव खास तौर पे वो जो एक तरफा सोचते हैं लालू को लेकर, बहुत सेंटिमेंटल होना चाहिए। आपके समाज का नेता है, आप सेंटिमेंटल होइए, लेकिन धर्मांधता नहीं सही है जी। आज मोदी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन गए हैं? वही व्यक्ति जो मोदी के लिए आंख मूंद के कुछ भी करने के लिए तैयार है, बिल्कुल, जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है। ये परेशानी क्रिएट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए जी। वोट देने की बात आती है तो वोट नहीं करते हैं, क्या मोदी तो जीत ही जाएगा, और हवा से वोट आएगा, चंद्रमा से वोट आएगा, वोट तो आप ही को करना है जी। हु कर रहे हैं लेकिन वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये फंसा रहा है पेंच जी। और इसी तरह से यादवों का एक जो है, अब आप मानिएगा तो नहीं, लेकिन तीन चरण में जो पैटर्न दिखा है उस आधार पर मैं मानता हूं कि चुनाव तो देखिए 0 से 1 भी सीट जीत जाए राजद तो उसके लिए जीत ही कहलाएगी, और तेजस्वी यादव कहेंगे कि देखे ना वो जीत गए ना, बाकी तो रिमोट से चलाया सब। लेकिन फिर भी अकेले तेजस्वी के सामने चिराग पासवान, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अलग अलग सीटों पर तो अलग अलग मंत्री, बिहार सरकार के इतने मंत्री, इतने दिग्गज नेता, तो चिराग तेजस्वी की तो ऐसी ही जीत है जी, हार कर भी जीत है। और उस जीत को बस यही है कि चूंकि आंकड़ा में कैसे, अंक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, अब देखिए कहने का मतलब मेरा ये भी है कि आपने लड़ाई अच्छी लड़ी, आपने व्यवस्था अच्छा बनाया, लेकिन आपने प्रत्याशी चयन और गठबंधन के जो धर्म को तोड़ा है बिहार में, ये आपको चुनाव में कमज़ोर कर दिया। फिर भी अरे आप कुछ नहीं किए, सब गलत किए, फिर भी जाके पैर धो के पीजिए उन यादवों का, बिहार के और मुसलमानों का, जिन्होंने आज भी आपको लड़ाई में रखा है। बिल्कुल। आपने तो किसी की भावना नहीं रखी है। आपके हिसाब से नवादा में राजवल्लभ यादव का परिवार यादव नहीं है, आपके हिसाब से गुलाब यादव यादव नहीं है, आपके हिसाब से हिना साहब मुसलमान नहीं है, आपके हिसाब से पप्पू यादव यादव नहीं है, आप ही यादव हैं। सर वही तो सुबह बोले सर्टिफिकेट लेके पैदा हुए हैं, एकमात्र बिहार में यादव, लालू यादव उनका परिवार। कैसे? तो पाटलिपुत्रा मीसा लड़ेंगी, बगल में सारण लड़ेंगी, एक और बेटी, अगला साल 2 और बेटी चुनाव लड़ने आ जाएंगी, 12-15 को सीट तो अपने परिवार में लड़ाएंगे। तो कहिए कि तेज प्रताप यादव को चल नहीं रहा है, तो एक सीट पर वो लड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। राबड़ी देवी का मन नहीं करता चुनाव लड़ने का। पिछले 2019 में 3 सीट पे लड़वाए थे, इस बार 2 सीट और बढ़ा देते। तो मतलब सोचिए कि परिस्थितियाँ, और इस पे भी मुझे ये लगता है कि ठीक है, एक तो मोदी का आप अंधभक्त कहते हैं, तो अंधभक्त यहाँ भी है जी। मैंने तेजस्वी यादव कह देंगे, लालू यादव कह देंगे तो हम ट्रेन के आगे कट जाएंगे। ये कौन सी राजनीति हुई? मुझे बड़ा अचंभित मैं होता हूँ कि कलेक्टिव IQ 0 है। कुछ लोगों का मैं देखता हूँ फेसबुक पर एक पैटर्न में, या हमारे यहाँ भी आते हैं कमेंट करने के लिए, नौकरी पे बात कीजिए ना। अरे तुम नौकरी पे बात करो नहीं यार, 8वां पास भाई चला रहे हो, कह रहे हो कि नौकरी पे बात कीजिए ना। मैं तो कह दिया कि आप ये मुझे बताइए ना, बुरा तो लगेगा, लगना चाहिए, अब भी समय है डिग्री ले लें जी। अभी भी कौन से समय, कौन से बूढ़े हो गए, पढ़ने का कोई उम्र अभी PhD करें, पढ़ाई करें, जाने समस्याएं क्या हैं। चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं, अरे उनका डिग्री फर्जी है, मोदी जी पढ़ेंगे तो उनका डिग्री फर्जी है, तभी वो बना लिए फर्जी डिग्री। बिल्कुल। प्रशांत किशोर आए, लिखे पढ़े, क्या उन्होंने बिहार में किया आपने देखा ही बाबा जी। किस लायक है वो तो बुझा गया चुनाव में। बहुत बड़का भोकाली लोग आपसे दावा करता था, नमन जी को बोलिए क्या प्रशांत जी के पीछे पड़े रहते हैं, यही प्रशांत आने वाला सितारा है, 20 सीट पर चुनाव लड़वाएगा। वह जुगनू को सितारा मानने वाले बचपना में ही, हम लोग भी बचपन में सितारा मानते थे जुगनू को जी। बड़ा हुआ तो समझ में आ गया, रही तो रेडी होता है, ऐसे करके चलता है, हाथ में पकड़ा जाता है, रेंग के चलता है, बहुत गंदा कीड़ा है। इसको बस भगवान ने एक ही चीज दिया है कि बुकुर बुकुर करेगा। तो ये बुकुर बुकुर करने वाला पैरासाइट थोड़ी है मैंने बिहार को आवश्यकता है, बिहार को आवश्यकता है
तेजस्वी चिराग ऐसे युवाओं की है जो बिहार में रहकर हासिल कर सके, मेहनत कर सके। तेजस्वी ने 100 कमियां अपनी होंगी, लेकिन तेजस्वी ने जो राग छेड़ दिया है, भाजपा जैसी पार्टी को मजबूर कर दिया है कि रोजगार पे बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, लगातार 10 लाख रोजगार कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। ये अब बातें सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, लगातार कही जा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नौकरी देंगे, चिराग पासवान ने कहा कि भाई रोजगार नहीं, हम स्वरोजगार की भी कोशिश जाएंगे, हम अलग अलग टाइप्स ऑफ रोजगार जो होता है वो देने की कोशिश करेंगे। आज ही दानिश इकबाल से मेरी बात हो रही थी, भाजपा के जो मीडिया प्रभारी हैं, वो कह रहे थे कि रोजगार एक ही तरीके का थोड़ी होता है, और मैंने महसूस भी किया बाबा। मेरे पास नहीं, आपने अभी उदाहरण भी दिया, रिकॉर्डेड प्रूफ है। एक बढ़ई से जब आप मिले तो उसने कहा कि मैंने 5-6 लोगों को रोजगार दिया। बिल्कुल, बढ़ई, कृषक, साइंटिफिक खेती करने वाले सब पैसा ले लेके सरकार से और काम कर रहे हैं। नमन जी, चौथे राउंड में जो चुनाव होने जा वाले हैं, जो 5 सीटों पे, उसमें एक अलग तरह का समीकरण हमने बना मुंगेर की बात कर ली जी। एक अलग तरह का समीकरण बना है। 2 राउंड में चुनाव सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के कुछ क्षेत्रों में था, लेकिन इस बार पूरी तरह से मिथिलांचल और मगध के क्षेत्र में चुनाव, लगभग मगध के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मुंगेर की बात हमने कर ली, ये बाकी सीटें मिथिलांचल की हैं और इन सीटों पे 3 तरह के समीकरण हैं। एक मुस्लिम यादव का है, दूसरा ब्राह्मण और ये आपको मल्लाह का है जी, तीसरा कुशवाहा कहीं कहीं प्रभावित कर रहे हैं जी। तो क्या लगता है, हम चाहेंगे कलेक्टिव आप बताएं कि दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये 4 जो सीट बच रहे हैं मुंगेर के अलावा, इस पर किस तरह की स्थितियां रहेगी? क्योंकि समस्तीपुर में तो आपने देखा है कि जमीनी हकीकत क्या है। इसके बाद आप उजियारपुर में भी देख करके आ रहे हैं। दरभंगा जो सीट है वो आप जानते हैं अच्छे से कि उस पर तैयारी कुछ और थी जी। अंतिम समय में गठबंधन जो हुआ है और उसमें अरेंजमेंट जो किया गया, उस आधार पर अंतिम स्वरूप उसको दिया गया। आपने ठीक कहा कि मलाहों की जनसंख्या अच्छी है, ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है, फिर मलाहों यादवों की संख्या अच्छी खासी है। हाँ, ये अच्छी खासी है। तो लेकिन इसमें कालांतर में जब वोट डिवीजन होता है तो जीत हार का जो मार्जिन है वो हमने देखा है कि थोड़ा पिछली बार बढ़ गया था, और इस बार उम्मीद है कि ये मार्जिन काफ़ी घटेगा। एंटी इनकम्बेंसी भी प्रत्याशी के खिलाफ है, लेकिन ओवरऑल जो इतना हम, चूंकि आप जानते हैं कि हम बार बार दरभंगा होकर निकल जाते थे। दरभंगा एग्जैक्टली मैं रुक नहीं पाया हूँ बहुत देर तक, लेकिन दरभंगा में जितना मैं समझ पाया हूँ, हम जाएंगे भी दरभंगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे यही लग रहा है कि नाराजगी तो है, लेकिन लोग मोदी के ऊपर देख के वोट कर रहे हैं, और खास करके सवर्णों के पास कोई विकल्प भी नहीं है। विकल्प नहीं है। अगर बात करें उजियारपुर की, तो यहाँ भी लड़ाई बहुत कड़ी हो गई है। इस बार कहा जा रहा है कि आलोक मेहता बहुत बेहतर पोजीशन में है। देखिए, यहाँ नित्यानंद राय के खिलाफ कुछ लोकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं जी। लोकल फैक्टर में गठबंधन और पार्टी के भी कुछ लोग हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, मेहनत खूब करना पड़ रहा है, लेकिन उनके साथ एक खास बात है, नित्यानंद गठबंधन में बड़े पॉपुलर है। और एक और बात नमन जी, चिराग पासवान, अभी जो आकर बाकी जो दल है जिनके साथ कोऑर्डिनेशन उन्होंने किया है, इन सभी दलों में उनका एक अच्छा मित्रवत है जी। सभी उनके लिए वहाँ मेहनत कर रहे हैं जी। और एक और फैक्टर उसमें काम करता है कि अभी गृह मंत्री आए हुए थे, उन्होंने स्पेशली एक बात कह के गए हैं वो कि उजियारपुर से इनको एक तीसरी बार जिताइए, हम इनको कोई बड़ा गिफ्ट देंगे उजियारपुर के जनता के लिए। तो हो सकता है कि मैंने जो गृह राज्य मंत्री हैं, हो सकता है कुछ और मिल जाए, कहीं बिहार में ही ना जगह उनके लिए तैयार कर दें। बिहार के यादवों को एक बात तो सोचना पड़ेगा कि अगर लालू तेजस्वी के बाद हम यादव देखते हैं तो किसको देखते हैं? भाजपा ने कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया जी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश के यादवों को कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला? मैं अभी वही बता रहा था, मोहन यादव की बात मैं बता रहा था, कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला है, और उनको बिहार ला करके ये दिखाया भी गया है कि देखिए यादव को भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही साबित करता है ये बात कहीं ना कहीं कि नित्यानंद राय उस रणनीति का हिस्सा हैं जो भाजपा आगे चल के दिखाना चाहती है बिहार के यादवों को। देखिए, बिहार के यादवों को छोड़कर भाजपा नहीं चलेगी। अगर ये चलना होता तो अब तक बिहार के यादवों को भी वो अंदर से फीलिंग होने लगता है जो कि बिहार के मुसलमानों को कभी कभी हो जाता है। बिल्कुल। समस्तीपुर की बात करें तो बेहतर, समस्तीपुर से को बेहतर, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? क्योंकि समस्तीपुर में आप रहे भी, वहाँ जमीनी हकीकत, दोनों ही खेमे के मजबूत लोगों से आप बातचीत किए, कई नेताओं से आपकी बात हुई, दोनों प्रत्याशी से आपने बात किया, क्या लगा आपको? ये समस्तीपुर में सनी बहुत कमज़ोर है जी। एक पॉपुलर ओपिनियन है कि सनी लड़ाई में आ गए, ये है वो है। सनी कांग्रेसी नहीं है बाबा। देखिए, कुछ बात मैं स्पष्ट बोल दूँ, कांग्रेसी बहुत दुखी हैं बिहार में, ऑलरेडी दुखी हैं। वो गठबंधन में सीटें मिलने से कम दुखी हैं, वो थोपे गए कैंडिडेट से दुखी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष के रवैये से दुखी हैं, वो एंटी जो कोलिशन बिहेवियर रहा है लालू जी का, उससे दुखी हैं।
पूर्णिया में जो छल हुआ उसके दुखी हैं, कई लोगों ने भागलपुर के मंच पर जो राहुल गांधी से धोखा हुआ उससे दुखी हैं, राहुल गांधी बिहार नहीं आ रहे उससे दुखी हैं। तो इतना दुख लेकर कहाँ जाएंगे, किसको जिताएंगे? फिर सनी हजारे को जिताने जाएंगे? क्या है कि सनी हजारे जीत जाए या फिर भाजपा में चल जाए, जदयू का मजबूत करें हाथ? क्यों? कांग्रेसी हैं वो, उनके पिता कांग्रेसी हैं, उनके कोई रहा है खानदानी में कांग्रेसी। चलिए आप यही बात कहिए कि शांभवी चिराग की हैं, वो लोजपाई हैं, एनडीए की है ना। चिराग पासवान ने भरोसा किया ना, चिराग पासवान खुद उतरे हुए हैं ना, हर जगह चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उतर रहे हैं ना। शांभवी चौधरी के साथ उनके पिता अशोक चौधरी हैं ना, शांभवी के लिए उनके ससुर वहाँ लगातार कैंपिंग कर रहे हैं ना। दलित वोट कर ही रहा है चिराग और अशोक चौधरी के नाम पर, शांभवी के नाम पर। और जो सवर्ण है उनको लुभाने के लिए लगातार वहाँ नेता बड़े बड़े घूम रहे हैं सवर्ण जाति के। मैं यही और उनके ससुर भी आचार्य कुणाल जो हैं वो वहीं कैंपिंग कर रहे हैं। उनके पति सायन कुणाल जो कि लोजपा के नेता हैं वो भी वहाँ घूम रहे हैं, कमी कहीं नहीं छोड़ रहे हैं ना। और दूसरी तरफ आप सनी को देखते हैं तो बेचारगी महसूस होती है। मैं स्पष्ट बोल दूं, सनी युवा है और सनी जैसे नेताओं की बिहार को आवश्यकता है, वो जल्दी राजनीति करें, वो राजनीति अच्छी करें, इसकी आवश्यकता है। हमने इंटरव्यू भी लिया, उसमें भी बहुत अच्छा बोले वो। लेकिन सनी को जो जब माँ ही दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा कुपोषित होगा ही होगा। ना संगठन मजबूत कर पा रहा है, ना खुद के पिता मजबूत कर पा रहे हैं। महेश्वर हजारी किस्तों में जिता लेंगे बेटा को। जब नरेंद्र मोदी 4 कार्यक्रम करके नहीं जिता पाएंगे शांभवी को, रोड शो करके 4 दिन चिराग पासवान नहीं जिता पाएंगे, अशोक चौधरी कैंपिंग करके नहीं जिता पाएंगे, नीतीश कुमार जाके वोट मांग के नहीं जिता पाएंगे, तो महेश्वर हजारी होटल में बैठ जिता देंगे? कौन मूर्ख है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नमन जी रख लीजिएगा 4 तारीख को। अरे जमीन गिरवी रख रहे हो हम पे, तुम्हारा कमेंट स्क्रीनशॉट रखें। कितना स्क्रीनशॉट रखें? 12 वाला स्क्रीनशॉट रखें कि उसके पहले सरकार गिरने वाला रखें, कि उसके पहले तेजस्वी वाला रखें? कौन सा रखें? 2020 से तो यही देख रहे हैं नौटंकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छत्तीसगढ़ नहीं जीतेगा, जीत गया, नमन मिश्रा ने कहा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मध्य प्रदेश नहीं जीतेगा, जीत गया, नमन मिश्रा ने कहा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजस्थान में हंग होगा, जीत गया भाजपा, मैंने कहा था। कौन तना प्रूफ चाहिए? दलाली सुनना है? जाइए देखिए, बहुत सारा चैनल है। नमन जी, युद्ध का एक रणनीति होता है, सारे हथियार सामने रख दिए जाते हैं। उसी में एक युद्ध होता है छापामारी। तो छापामारी युद्ध से, छापामारी लड़ाई से आप युद्ध जीत नहीं सकते हैं। और शायद यही हो रहा है सनी हजारी के लिए कि सारे अस्त्र जब सारा हिंदू आंख मूंद के मोदी को वोट नहीं करता है तो सारा यादव कौन सी के लगी वोट करेगा? लालू यादव को काहे वोट करेगा? बिल्कुल। एक सीट है बेगूसराय, बेगूसराय के सीट पर एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आ रही है। गिरिराज सिंह को लेकर के लोगों की नाराजगी भी है, गिरिराज सिंह की बेचारगी भी दिखी। लेकिन इसके बाद क्या? गिरिराज सिंह का आखिरी टर्म है जी, ये बात उन्होंने खुद कह दिया है जी। और गिरिराज सिंह यहाँ से चुनाव मैंने प्रत्याशी चयन जो हुआ है जिस आधार पर सब कुछ हुआ है, इस बार कन्हैया सिंह कुमार होते हैं जी तो मामला कुछ अलग। और तब अगर गिरिराज सिंह लड़ रहे होते, हम बोलते पहले तो गिरिराज सिंह लड़ते नहीं इस बार जी। अगर कन्हैया कुमार होते तो गिरिराज सिंह नहीं लड़ते। लेकिन तेजस्वी यादव जी की मंशा थी कि भाई अगर हम कन्हैया कुमार को यहाँ से लड़ाएंगे वो एमपी बन जाएंगे तो वो सदन में जाएंगे और सदन में फिर गरजेंगे, फिर मोदी जी से लड़ेंगे, फिर हमको कौन सुनेगा? क्योंकि हम तो जेएनयू से पढ़े नहीं ना हैं, हम तो 9वीं तक पढ़े हैं। तो ऐसे किसी नेता को कैसे पढ़ने जा सकता है जो हमसे ज़्यादा जानता हो? और हरियाणा वाला भी मेरे इस कान में बोलता है, सर बहुत टैलेंटेड है, इसको चापिए। नीतीश से सीखे हैं। जी जी जी। नीतीश लालू वाला हृदय थोड़ी है, लालू जी वाला हृदय है कि इधर बैठा लेंगे शिवानंद तिवारी को, इधर बैठा लेंगे चंद्रनारायण सिंह को, इधर बैठा लेंगे रघुवंश प्रसाद को, और सामने सिद्दीकी, उधर सिद्दीकी, उधर बैठे हुए हैं साहबुद्दीन, श्याम रजक। ये दौर नहीं है बाबा, ये दौर अलग है। यहाँ सबको डर लगता है अपने से ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति से। और तेजस्वी को तो राजनीतिक इनसिक्योरिटी गिफ्ट में मिली है जी। जैसा कि आपने सुना ही कि चौथे राउंड में 5 सीटों का जो जंग है, उस जंग में बहुत सारी तरह की लड़ाइयों को बहुत सारे हथियार रखे गए हैं, लेकिन सबसे मजबूत हथियार वो होता है जो आपको जिता दे। कौन सा हथियार है ये 4 तारीख को पता चलेगा। आपने बहुत ही बारीकी से सारी सीटों का विश्लेषण सुना। अब आगे क्या ये भिड़ंत सीधी हो गई है? और इसके साथ साथ एक सवाल और छोड़ करके हम आपके साथ जा रहे हैं कि क्या 2024 में 25 का भी तैयारी शुरू हो चुका है? जुड़े रहिएगा पंचनामा से, लगातार आपके सामने इसी तरह से विश्लेषण आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।